जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th चैप्टर 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि रुपए का अवमूल्यन क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस। रुपए का अवमूल्यन का अर्थ होता है कि विदेशी मुद्रा के संबंध में देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम करना। यानी हमारे देश की मुद्रा रुपए है और अमेरिका की मुद्रा यूएसए है, तो हम अपने देश की मुद्रा का मूल्य किसी विदेशी मुद्रा के संबंध में कम कर दें जानबूझकर, तो उसे हम क्या कहेंगे? रुपए का अवमूल्यन। इसका क्या प्रभाव होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, दो देश हैं, मान लीजिए ये है आपका इंडिया और ये है यूएसए। इंडिया में चलता है रुपीज़ और यूएसए में चलता है डॉलर। अब इंडिया एक वस्तु आयात करता है, कहाँ से? अमेरिका से। भुगतान किस में करेगा? डॉलर में। तो मान लीजिए ये एक वस्तु $1 की आती है अमेरिका की। अब अमेरिका भी एक वस्तु इंडिया की लेता है और उसके बदले में 50 रुपीज़ का भुगतान करता है। अब हम मान लेते हैं कि विनिमय दर ये है कि $1 जो है उसके बदले में 50 रुपये मिलते हैं। तो ये दोनों वस्तुओं की कीमत कैसी हो गई? बराबर हो गई, क्योंकि भारत 50 रुपये देकर यूएसए का $1 लेता है और $1 में अमेरिका की एक वस्तु को खरीद लेता है। अमेरिका भी क्या करता है कि $1 देकर 50 रुपये लेता है और 50 रुपये में भारत की एक वस्तु को खरीद लेता है। अब अवमूल्यन देखिए, अवमूल्यन का मतलब हम अपनी देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दें। अभी विनिमय दर क्या है? 1:50, यानी 50 रुपये के बदले में $1 मिलेगा। हमारी विनिमय दर कम मतलब अब हम $1 के बदले में 100 रुपये देने लगे। तो जब हम $1 के बदले में 100 रुपये, यानी हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई। अभी क्या था कि हम 50 रुपये में अमेरिका की एक वस्तु को खरीद लेते थे, परंतु अब हमारी, क्योंकि 50 रुपये में हम $1 लेते थे और $1 से हम एक वस्तु को खरीदते थे, लेकिन अब $1 तो कितने में मिलेगा? 100 रुपये में। यानी हमारी मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। पहले हमें 50 रुपये में ही $1 मिल जाता था, अब हमें कितने में मिलता है? 100 रुपये में $1 मिल रहा है। तो अब हमने मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखिए कि मुद्रा के अवमूल्यन से ये जो भारत का व्यक्ति है, जो अमेरिका से एक वस्तु खरीदता था कितने में? $1 में, और $1 कितने में मिलता था? 50 रुपये में। यानी एक वस्तु हमें कितने में पड़ती थी अमेरिका की? 50 रुपये में। अब क्या है? अवमूल्यन के पश्चात विनिमय दर क्या हो गई? 1:100। यानी ये जो भारत का व्यक्ति है, उसे यदि ये एक वस्तु खरीदना है तो उसे $1 चाहिए, और $1 के लिए उसे कितने पैसे देना पड़ेंगे? 100 रुपये। यानी ये वस्तु जो उसे 50 रुपये में पड़ रही थी, अब कितने में पड़ेगी? 100 रुपये में पड़ेगी। पहले 50 में पड़ रही थी वस्तु और अब 100 रुपये में पड़ेगी। अब चूँकि इसके मूल्य अधिक हो गए हैं, अब हमें ये वस्तु महंगी लगेगी ना, तो अब क्या हम इस वस्तु को ज़्यादा आयात करेंगे? नहीं करेंगे, हम जो है इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, इम्पोर्ट हमारे कम हो जाएंगे। अब ये जो अमेरिका का व्यक्ति था, ये भारत से वस्तु खरीदता था, तो ये क्या करता था कि अपना $1 खर्च करता था और $1 के बदले में 50 रुपये लेता था, और 50 रुपये में इसे एक वस्तु मिल जाती थी, क्योंकि वस्तु की कीमत 50 रुपये थी। अब क्या है, जब अब ये यदि $1 खर्च करेगा तो इसे कितने रुपये मिलेंगे? 100। यानी अब 100 रुपये में कितनी वस्तु आएंगी? 2। पहले 50 रुपये में ये एक वस्तु लेता था, अब 100 रुपये में इसे कितनी वस्तु मिलेंगी? 2। 50 रुपये पहले 50 रुपये में $1 मिलता था और अभी भी 100 रुपये में $1 मिल रहा है। यानी अमेरिका वाले को अब वस्तु क्या लगेगी? सस्ती लगेगी, क्योंकि पहले $1 में एक वस्तु आती थी, अब $1 में 2 वस्तुएं आने लगी। तो अब अमेरिका वाले हमारे देश से आयात जो करते हैं, आयात कम करेंगे या ज़्यादा? इन्हें वस्तु सस्ती लग रही है तो आयात क्या करेंगे? ज़्यादा। तो देखिए, अवमूल्यन का प्रभाव क्या हुआ
कि हमें वस्तु महंगी लगने लगी तो हमने क्या किया, आयात कम कर दिया। हमें तो वस्तु महंगी लग रही है तो हमने आयात को कम कर दिया, और जबकि अमेरिका को वस्तु सस्ती लग रही है तो इसने आयात को बढ़ा दिया। तो अवमूल्यन का प्रभाव क्या होंगे कि हमारे आयात तो घट जाएंगे और अमेरिका आयात बढ़ाएगा, यानी हमारे निर्यात क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अवमूल्यन में क्या होता है, विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में किसी देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम किया जाता है। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं इसका प्रभाव। अवमूल्यन से क्या होता है कि आयात जो है वो महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। अभी हमने पीछे देखा, जब आयात महंगे हो जाते हैं तो आयात कम हो जाता है और निर्यात अधिक हो जाता है। अब भुगतान संतुलन क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ का आयात करते हैं तो हमें जो है रुपए में हमें वो, जैसे मान लीजिए डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ का निर्यात करते हैं तो हमें रुपए में भुगतान प्राप्त होता है। तो यदि मान लीजिए कि हमने आयात ज़्यादा किया है और निर्यात कम किया है तो क्या होगा कि हमें पैसे देना ज़्यादा पड़ेंगे, हमारा भुगतान संतुलन कैसा हो जाएगा, प्रतिकूल। अब दूसरी सिचुएशन अभी क्या है कि आयात महंगे हैं, इसका मतलब हम आयात कम करेंगे, है ना, और निर्यात सस्ते हैं तो सस्ती चीज़ हम ज़्यादा खरीदते हैं तो हम निर्यात ज़्यादा करेंगे। तो आयात हमने कम किया यानी हमें दूसरे देशों को पैसा कम देना है, और निर्यात हमने ज़्यादा किया यानी दूसरे देशों से हमें पैसा अधिक लेना है। तो जब हम दूसरे देशों से अधिक पैसा लेंगे और कम पैसा देंगे यानी हमारे पास शेष ज़्यादा बच जाएगा, दूसरे देशों से लेना की राशि ज़्यादा बचेगी, तो हमारा भुगतान संतुलन कैसा हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने 100 निर्यात किया, ठीक, और मान लीजिए कि हमने 10 आयात किया, तो हमें मान लीजिए कि दूसरे देशों को जो है दूसरे देशों से हमें जो निर्यात के बदले में 100 रुपये मिलना है, ठीक, और दूसरे देशों से आयात के बदले में हमें क्या करना है, $1 देना है, यानी हमें देना कम है और लेना ज़्यादा है। तो हमारा भुगतान संतुलन कैसा हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। What do you understand by devaluation of rupee? रुपीज़ के डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? डिवैल्यूएशन implies ऑफिशियल लोअरिंग द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी। यदि किसी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कर देते हैं, उसका मूल्य कम कर देते हैं, लोअरिंग कम कर देते हैं उसका मूल्य विथ रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में जानबूझकर उसका मूल्य यदि कम कर दिया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन प्रिविलेज अंडर द फिक्स्ड चेंज रेट। डिवैल्यूएशन में क्या होता है कि रेट जो होती है वो जो फिक्स रेट होती है वो कम हो जाती है। दिस इम्प्लिक्स द वैल्यू ऑफ रुपी हैज़ फैलन। जब डिवैल्यूएशन होता है तो जो हमारा रुपी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी राइजन, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या होती है, अधिक हो जाती है। इट मीन दैट नाउ $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़। अब हमें $1 के लिए ज़्यादा रुपए देने होंगे। दिस इनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इम्पोर्ट। इससे हमारे एक्सपोर्ट जो होते हैं वो इनकरेज होते हैं और इम्पोर्ट जो होते हैं वो डिस्करेज होते हैं। मीन्स एक्सपोर्ट अधिक होने लगते हैं और इम्पोर्ट कम होने लगते हैं। ओके, थैंक यू।